Hello students, I am Mohit Gupta, CSIR NET JRF in Life Science. As you know, we are talking about Rhombus education classes, gathering for technical assistant in Punjab vacancies. मैं आपको उसमें जूलॉजी का पोर्शन करवाऊंगा जिसमें आपको हमने सिलेबस के बारे में बता दिया था और टू द पॉइंट ही हम बात करेंगे। इतने वाइड सिलेबस को बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट करेंगे और आपको एज इट इज़ क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेंगे। आप हमें याद करेंगे कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो क्लासेस के अंदर करवाए गए थे। तो सिलेबस तो अब हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, हम पिछली क्लासों के अंदर सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था बायोमोलिक्यूल के अंदर एंजाइम्स का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने क्या कुछ कवर किया था मैं विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपको मैं ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ। जिसके अंदर हमने क्या किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ एंजाइम्स। सेकंड वन, डिस्कवरी के बारे में हमने बात करी थी कि एंजाइम्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। उसका एक्सट्रैक्ट सबसे पहले उन्होंने बुकनर साइंटिस्ट जो उन्होंने ईस्ट सेल से इसको कवर किया था। उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात करी थी, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी, मोड ऑफ एक्शन की बात करी थी और एक मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इसको हमने रिलेटेड बात करी थी। उसके बाद हमने फैक्टर फैक्टिंग बात करी कि एंजाइम्स को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने एंजाइम कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, पीएच है, टेम्परेचर है, इन सब को लेकर बात करी थी। उसके बाद हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक इक्वेशंस आती है माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जिससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमने कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर, जो थी V0 इक्वल टू VM कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस कंसंट्रेशन। V0 यहाँ पे क्या मेंशन करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। V मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। S रिप्रेजेंट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। इससे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन भी किया था, उसको आप देखना अच्छे से, फिर भी कुछ समझ ना आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो एंजाइम्स को इफेक्ट कर रहे हैं। उससे रिलेटेड नेक्स्ट हमारा फैक्टर है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स नाम से पता लग रहा है कि जो क्या करेंगे, एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। बेसिकली इनहिबिटर्स है, इनहेंसर तो है नहीं, इनहिबिटर्स है तो मतलब वो क्या करेंगे, एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्लाइन करेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगी वो जितनी स्पीड से चल रही होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इनहिबिटर्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। कौन कौन से ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम्स की बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर होने वाली जो कैपेसिटी है उसको डिक्लाइन करने का काम करते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मिलता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। स्टार्टिंग के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमने इनहिबिटर्स की डेफिनेशन भी लिखी है, टू समहाउ और स्टॉप द एक्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड इनहिबिशन। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन बाय डीनेचुरेशन हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। डीनेचर के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। कहने का मतलब जैसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन में क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। ये सभी अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन जो है वापस के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हुए एक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद सर्टेन केमिकल्स आल्सो लिमिट और प्रिवेंट द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम्स। बहुत से ऐसे केमिकल्स जो हैं वो मिलते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम्स की फंक्शन को या तो लिमिट कर देते हैं या फिर प्रिवेंट कर देते हैं, फुली तरह से स्टॉप कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी लिमिट तक, काफ़ी रेंज तक उनकी काम करने की कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं। बेसिकली हमने यहाँ से कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है हमारे पास कि आपसे पूछा जाएगा डिफाइन इनहिबिटर्स। हम टू द पॉइंट ही बात करते हैं, जैसे हमने पहले ही बोला था कि आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है मेजर, उसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या मतलब है कि इस तरह के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं। अब एंजाइम का मॉलिक्यूल है और हमको पता है कि एंजाइम के ऊपर 2 साइट होती हैं, हमने बार बार बात करी, एक होती है स्ट्रक्चरल साइट और एक होती है एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है वो सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग शो करती है। तो इस टाइप के इनहिबिशन के अंदर जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्टिव साइट और इनहिबिटर्स की जो रिएक्टिव साइट होती है वो सिमिलर होती है। एंजाइम के पास तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि वो इस चीज़ में डिफाइन कर पाए, उनके बीच में डिफरेंस कर पाए,
कि सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल कौन सा है और इनिबिटर का मॉलिक्यूल कौन सा है। उसको तो क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए और उसकी एक्टिव साइट के सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट और इनिबिटर्स स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलरिटी शो करते हैं, लेकिन बाइंडिंग की जो पावर होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, इनिबिटर्स की ज़्यादा होती है। तो इस टाइप की इनिबिशन के अंदर जो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर इनिबिटर्स जो होते हैं एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्विकली बाइंड कर जाते हैं। तो जब इनिबिटर्स मॉलिक्यूल ने एक्टिव साइट को कवर कर लिया एंजाइम की, तो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल कहाँ बाइंड करेगा। तो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जब एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो एक बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे एक्टिव होगी। जैसे मान लो हम डायग्राम से समझते हैं। हमने बात करी ये कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल है और ये इसकी एक्टिव साइट है, जहाँ पे या तो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल बाइंड होगा और या फिर कोई इनिबिटर्स बाइंड होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें से एक तो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल था और एक ऐसा ही सिमिलर इनिबिटर्स का मॉलिक्यूल था। ये मान लेते हैं सबस्ट्रेट है और ये मान लेते हैं कोई भी XYZ इनिबिटर्स है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मोस्टली इससे दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डेफिनेशन से कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल की बात हम बाद में करते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन को समझे। तो सबस्ट्रेट की ये जो रिएक्टिव साइट होती है और ये इनिबिटर की जो रिएक्टिव साइट है वो क्या है, सिमिलर है, लेकिन बाइंडिंग पावर जो होती है वो इनिबिटर्स की ज़्यादा होती है। तो ये इनिबिटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को कवर कर लेता है, फिर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के लिए जगह ही नहीं बचती। जब सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल वहाँ पे एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो एंजाइम किस बायोकेमिकल रिएक्शन को अक्कर करवाने के अंदर हेल्प करेगा। तो इस टाइप के अंदर जो इनिबिटर्स जो होते हैं वो इस तरह से बाइंडिंग शो करते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल के बारे में कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल क्या है। अभी हमने इसकी डेफिनेशन को समझा था कि जो इसके अंदर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिव साइट होती है वो इनिबिटर मॉलिक्यूल की रिएक्टिव साइट के सिमिलर होती है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम बात करें कि स्ट्रक्चरली जो है वो सिमिलर हैं, कौन, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल और दूसरा इनिबिटर का मॉलिक्यूल, ये आपस के अंदर क्या होते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। और दोनों ने बाइंडिंग शो करनी है किसके लिए, एंजाइम के साथ बाइंडिंग शो करनी है, लेकिन बाइंडिंग पावर जो होती है, कैपेसिटी जो होती है वो इनिबिटर मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है। तो वो क्विकली इनिबिटर्स के एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाता है, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं कर पाता एंजाइम के। तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं होंगे तो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कैसे होंगे। ठीक है, इस टाइप के कॉम्पिटिशन इनिबिशन के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिमिलरिटी शो करते हैं, कौन कौन से, सबस्ट्रेट का और इनिबिटर्स का। आगे देखो इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, मेलोनेट, जो कि किसके सिमिलरिटी शो करता है, किससे एग्जाम्पल है, सक्सिनेट के। आगे हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर, जब हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे तो हम सक्सिनेट की बात करेंगे। तो मेलोनेट क्या है, वो सक्सिनेट क्या है, एक सबस्ट्रेट है और एंजाइम कौन सा इनिबिट कर देते हैं, ये इनिबिट द एक्शन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नोमेनक्लेचर अगर हम पढ़ेंगे हम आगे, एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर के अंदर बस एक ही बात याद रखनी होती है आपको कि किसी भी एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो प्रोडक्ट के बेस के ऊपर नहीं किया जाता, वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के बेस के ऊपर किया जाता है। ये ध्यान रखना, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल का जो नेम होगा वही मोस्टली एंजाइम का नेम होगा और उसके पीछे बस एज वर्ड लगा देना है, हमने सफिक्स जो लगाना है वहाँ पे एज लगाना है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम किसके ऊपर वर्क करेगा, सक्सिनेट के ऊपर वर्क करेगा। तो सक्सिनेट यहाँ पे क्या है, एक सबस्ट्रेट है और इनिबिटर कौन है, मेलोनेट है। तो ये दोनों आपस के अंदर क्या होते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं, मेलोनेट और सक्सिनेट, लेकिन बाइंडिंग पावर जो होती है वो मेलोनेट की एज कंपेयर टू सक्सिनेट ज़्यादा होती है। किसके साथ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। इसके साथ वो बाइंडिंग कैपेसिटी शो करके इसकी
रिएक्शन को आगे अक्कर नहीं होने देते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, ये इसको एज ए यूज के अंदर भी बता दिया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का हम यूज भी कर सकते हैं। सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग का हम यूज करते हैं बैक्टीरिया सेल के लिए, बैक्टीरिया सेल को कंट्रोल करने के लिए। तो सल्फा ड्रग किसके लिए कंपीट करता है? दे कंपीट विद पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस आपको मेजरली जो याद रखना है वो मेलोनेट वाला याद रखना है, दूसरा चाहे सल्फा ड्रग वाला आप स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा मेलोनेट है। उसके बाद आगे आता है उसके फायदे क्या हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के फायदे क्या हैं हमारे पास। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी हमने कल भी पढ़ा था, मतलब रिवर्स रिएक्शन, कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ये जो हम इनहिबिटर पढ़ रहे हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं। एक इरिवर्सिबल टाइप के इनहिबिटर भी होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। इरिवर्सिबल इनहिबिटर के अंदर तो क्या होगा, रिएक्शन पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। रिवर्सिबल के अंदर मान लो आपने इनहिबिटर्स के मॉलिक्यूल को वहां से रिमूव कर लिया तो बायोकेमिकल रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने कल भी बात करी थी, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्टॉप हो गई, आपने इनहिबिटर को हटा लिया तो वो वापस से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल आपने रिमूव नहीं किए हैं, एंजाइम के मॉलिक्यूल वहां पे किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, वह एंजाइम के मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट थे। एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ इनहिबिटर ने बाइंड होकर सिर्फ उसकी एक्टिविटी को स्टॉप किया है। ये ध्यान रखना, एंजाइम को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। एंजाइम को डिस्ट्रॉय हम टेम्परेचर से कर सकते हैं। टेम्परेचर अब अगर इंक्रीज करते रहेंगे तो उनके अंदर मिलने वाले बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो कंपटीशन इनहिबिशन के अंदर क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी मिलती है। इसके अंदर हम किस चीज़ से कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ द सबस्ट्रेट डिसलॉज द इनहिबिटर मॉलिक्यूल। अगर आपने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। मान लिया जाए कि आपके पास 4 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हैं और इनहिबिटर का एक ही मॉलिक्यूल था और एंजाइम के आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हम ये मान लेते हैं कि एंजाइम्स के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो एक मॉलिक्यूल के साथ तो चलो ठीक है, इनहिबिटर ने बाइंड होकर उस रिएक्शन को क्या कर दिया, स्पीड को कम कर दिया। लेकिन रिमेनिंग जो एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं उसके साथ तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, तो आप इसको रिवर्सिबिलिटी शो कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, लोग की हाइपोथेसिस के लिए ये सपोर्ट करता है। उसके बाद इट शो दैट सब्सटेंस स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम, कि जो सब्सटेंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, वो मेटाबोलाइज नहीं किए जा सकते एंजाइम से। ये इसकी बेसिकली इस को ध्यान रखना कि ये सपोर्ट करती है किसको, लोग की हाइपोथेसिस को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस टाइप का जो इनहिबिशन है वो लोग की हाइपोथेसिस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या मतलब होता है, इसके अंदर जो इनहिबिटर का मॉलिक्यूल होता है वो एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट के ऊपर ना बाइंड होकर वो कहीं भी बाइंड हो सकता है। दूसरी साइड तो कौन सी बचती है, स्ट्रक्चरल साइट बचती है। उसके बाद जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आपस के अंदर बाइंड करते हैं तो वो एक स्टेज के अंदर पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोल देते हैं। वो इमीडिएटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, नो डाउट। लेकिन हमने ट्रांजिशन स्टेट से नहीं लेना, उससे पहले वाली स्टेज ले लेते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है आपस के अंदर बाइंड हुए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। वहाँ पे जो मॉलिक्यूल भी है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वहाँ पे भी बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है कि ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट बन गया है हमारे पास। तो जो इनहिबिटर्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यहाँ पे भी बाइंड कर सकते हैं, कौन से, नॉन कॉम्पिटिटिव, और इस एंजाइम की स्ट्रक्चरल साइट के ऊपर बाइंड करते हैं, एक्टिव साइट के ऊपर नहीं, ये ध्यान रखना, स्पेशल फीचर है इसका, स्ट्रक्चरल साइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास साइनाइड का है, इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो साइनाइड का है।
साइनाइड क्या करता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को ब्लॉक करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए। ये देखिए, साइनाइड इनिबिट द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। हम आगे पढ़ेंगे भी, क्रैब साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी जो मॉलिक्यूल मिलते हैं वो हमें रेस्पिरेशन से ही मिलते हैं, वो इसलिए लिखा है एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ना होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा वहाँ पे। हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको कि क्रैब साइकिल क्या है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से हैं। एंटीबायोटिक्स आर इनिबिटर्स ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम इन बैक्टीरिया, जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन नोटेटम फंजाई से हमें मिलती है। बहुत से बैक्टीरिया को ये क्या करती है, किल करती है, उसकी सेल वॉल को क्लियर करने का काम करती है। इसके अलावा डीडीटी है, पैराथियोन है, ठीक है। मोस्टली हमने कौन सा याद रखना है, साइनाइड इनिबिटर्स के बारे में याद रखना है। और अब यहाँ पे हमने अभी भी बात करी थी कि साइनाइड जो होते हैं वो इरिवर्सिबल टाइप के इनिबिटर्स होते हैं। इन्होंने लिखा भी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम इज इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल क्या होता है अभी हमने बात कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलोस्टेरिक इनिबिशन। एलोस्टेरिक इनिबिशन के बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसको मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ विद इन 1 मिनट्स के अंदर। एलोस्टेरिक इनिबिशन का क्या मतलब होता है, एलोस्टेरिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं, अभी हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। उनके अंदर स्पेशल टाइप की साइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। इस साइट के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, मॉड्यूलेटर बाइंड होते हैं। इस साइट के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, मॉड्यूलेटर। बस इसमें यह ध्यान रखना होता है एलोस्टेरिक इनिबिशन के अंदर ये मॉड्यूलेटर जो होता है वो दोनों तरह से वर्क कर सकता है। एज ए इनहेंसर भी वर्क कर सकता है और एज ए इनिबिटर भी वर्क कर सकता है। अगर हम एलोस्टेरिक इनिबिशन की बात करते हैं तो वहां पे हम मानते हैं कि ये जो मॉड्यूलेटर है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, इनिबिटर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका लास्ट, क्लासिफिकेशन, एंजाइम का क्लासिफिकेशन। एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन के लिए ध्यान रखना कि नोमेनक्लेचर जो रिकमेंडेशन हुआ था 1978 के अंदर, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने दिया था ये, ठीक है। हालांकि किसी एग्जाम के अंदर ऐसी चीज़ पूछी नहीं गई है, फिर भी आप ये यहाँ पे नॉलेज के लिए याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा इसका क्लासिफिकेशन जो था वो दिया गया था। तो यहाँ पे हमने अभी भी बात करी थी कि किसी भी एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर दिया जाता है उसके किसके बेस के ऊपर दिया जाता है, सबस्ट्रेट के बेस पर दिया जाता है। सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जो होगा उसी के नेम के ऊपर एंजाइम का नेम होगा, और उसके पीछे आपने क्या वर्ड लगाना है, सफिक्स के रूप में क्या लगाना है, एज वर्ड लगाना है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एक क्लासिफिकेशन छोटा सा हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी एंजाइम से रिलेटेड, इंट्रा सेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। मैंने वहाँ भी बताया था कि कुछ से बेस होते हैं, उस बेस को हमने माना था कि वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, सेल के सेलुलर लेवल के बेस के ऊपर माना था हमने कि वो सेल के अंदर है, वो सेल के बाहर है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमारे पास यहाँ पे है वो इनके फंक्शनैलिटी की बेस पे है कि किस तरह के एंजाइम जो हैं वो कौन सी तरह की एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर है। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से पता लग रहा है कि ऐसे एंजाइम उन बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, मतलब ऑक्सीडेज और रिडक्टेज, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। आई थिंक आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको सिर्फ कोई ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बातें याद रखनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम मॉलिक्यूलर बेस के ऊपर बात करते हैं, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इलेक्ट्रॉन बेस के ऊपर बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको तो मेन एग्जांपल याद रखना है इनके, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। ऑक्सीडो रिडक्टेज कहने का मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं उन टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है।
तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेज होगा, और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, रिडक्टेज होगा। तो अभी मैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए पहले रिडक्टेज देखिए, अब रिडक्टेज कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर इन द लास्ट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हमारे पास क्रैब साइकिल के अंदर होने वाली रिएक्शन है। हमने ऊपर भी बात करी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करने वाला एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम हो रहा है वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है किसका, हाइड्रोजन, प्रोटॉन का, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। तो इस टाइप से रिडक्टेज। और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 3-फॉस्फोगिल्सरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन का फ्रॉम 3PgL टू NAD इन ग्लाइकोलाइसिस। ये एग्जांपल क्रैब साइकिल का है और एक एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का है। तो आगे है हमारे पास ट्रांसफरेज, दूसरा है हमारे पास क्लासिफिकेशन ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नाम से पता लग रहा है जो मॉलिक्यूल क्या करे, ट्रांसफर करे। बेसिकली इसके अंदर सिंपल मीनिंग याद रखना, काइनेज। आपको ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप याद होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है हमारे पास, वहाँ पे ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज करते हैं हम। हेक्सोकाइनेज यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ग्लूकोज इज 6 कार्बन शुगर। तो हेक्सोकाइनेज क्या कर रही है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रही है, कहाँ से, ATP टू ग्लूकोज, ठीक है, और क्या बना रही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रही है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये लिया हुआ है कि ग्लूटामेट और पायरुवेट ये आपस के अंदर रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एलानिन, ये सॉरी एलानिन है, एलानिन है ये, एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आगे, उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास हाइड्रोलेज। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेजेज का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं किसके अंदर, स्मॉलर के अंदर। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये ध्यान रखना। वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होने से ही यहाँ पे ब्रेकअप होती है। हाइड्रोलेजेज और लाइजेज के अंदर यही डिफरेंस है। लाइजेज के अंदर भी क्या होता है, ब्रेकेज होती है, ब्रेकेज ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रोल नहीं होता विदाउट हाइड्रोलाइसिस, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। लाइजेज और हाइड्रोलाइजेज, हाइड्रो वर्ड आपको ही पता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है, और लाइजेज के अंदर क्या है, वहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल को यूज नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एल्डोलेज है हमारे पास। ये एल्डोलेज क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट को तोड़ देता है किसके अंदर, 3PgL के अंदर, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर तोड़ देता है। हम ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ेंगे भी क्या कुछ है ये हमारे पास, ये नहीं है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और एलोस्टिक इनिबिशन के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेरेज। आइसोमेरेज आपको पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, आइसोमर रिएक्शन पढ़ी होगी। वो क्या कर देती हैं, आइसोमर बना देती हैं। जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 6 कार्बन की शुगर है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जरूर अलग है। तो आइसोमेरेज कौन सा, फोस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। हमने तो आइसोमेरेज को याद रखना है। आइसोमेरेज क्या कर देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फोस्फो और हेक्सोज वर्ड सबस्ट्रेट के बेस के मॉलिक्यूल के ऊपर है, हमने पहले भी बात करी थी कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के बेस के ऊपर होता है। फॉस्फेट, फोस्फो वर्ड लग गया है, हेक्सोज, ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन शुगर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइगेज। लाइगेज को हम सिंथेटेज भी बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। सिंथेटेज आप हमेशा याद रखना, जहाँ भी हम ATP को यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे हमेशा सिंथेटेज एंजाइम लगेगा, ठीक है। और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो ज्वाइन करता है पायरुवेट और CO2 को क्या बनाने के लिए, ऑक्सैलो एसीटेट बनाने के लिए, ठीक है। और बायोसिंथेटिक रिएक्शन सच एज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम अमाइनो एसिड यूनिट रिक्वायर लाइगेज। जहाँ भी हमने चीज़ों को मॉलिक्यूल को जोड़ना होगा वहाँ हम किसकी बात करेंगे, सिंथेटेज मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जहाँ भी आपका ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा होगा वहाँ पे भी हम सिंथेटेज एंजाइम की बात करते हैं, ये ठीक है। ये हमारा था बायोमॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहला टॉपिक एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं,
डिस्कवरी, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है, ये कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका रोल होता है बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, फैक्टर कौन से हैं इसको अफेक्ट करने वाले, और इनका क्लासिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, इन सबको हमने कवर किया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इससे आप पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखना हमने बात की है टू द पॉइंट, नहीं तो बायोलॉजी अथाह है, बहुत से एक्सेप्शन केस मिलेंगे आपको, इतना डीप के अंदर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वही चीज़ कवर करनी है जो आपको पेपर के अंदर मिलेगी। टू द पॉइंट बात करते हैं हमेशा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विटामिन, छोटा सा टॉपिक है, इजीली हो जाएगा जल्दी। विटामिन, आपको पता है विटामिन दो तरह के होते हैं, बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, अब इनसे रिलेटेड डिजीज़ नहीं पूछते हैं, इनसे रिलेटेड जो नेम होते हैं इनके, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ये नहीं है, इनसे कौन सा नहीं है। अगर डिजीज़ भी पूछेगा तो आपसे वो सिंपल विटामिन सी, विटामिन ए, डी, ई के या फिर कुछ भी दे के नहीं देगा, वो उनके नेम देगा कि उनके बेसिकली नेम क्या है। ठीक है, तो हम नेम भी याद करेंगे और उनके डिजीज़ भी याद करेंगे और सोर्स भी याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन के टाइप कितने होते हैं। विटामिन हमें भी पता है दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट जो होते हैं वाटर सोल्यूबल है, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास फैट सोल्यूबल, या फिर जिसको हम बोल देते हैं लिपिड सोल्यूबल। बात एक ही है, फैट सोल्यूबल या फिर लिपिड सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल के अंदर तो हमारे कौन कौन से आते हैं, ए, डी, ई, के आता है, और वाटर सोल्यूबल के अंदर हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले कौन, B1 है। आपको सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि इनकी सीरीज़ के अंदर कौन कौन से हैं। B1 है, B2 है, B3 है, देन B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, उसके बाद हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो B1 रिप्रेजेंट बाय थायमिन, थायमिन को जरूर याद रखना क्योंकि DNA के अंदर भी थायमिन होता है लेकिन वो THY होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे THI है थायमिन। उसके बाद डिजीज़ की अगर हम बात करें, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, थायमिन की, तो कौन सी डिजीज़ कोज होएगी, बेरी बेरी। ठीक है, सोर्स क्या है, ईस्ट है, व्हीट है, जर्म पीनट है, बीन है, लीन मीट है। ये पर्टिकुलरली आपको विटामिन के फंक्शन याद करने की नीड नहीं है, फिर भी किसी ने याद करना हो तो आप कर सकते हैं कि इनके अंदर ये जो रोल प्ले किसके अंदर करता है, थायमिन जो है वो कोएंजाइम के रूप में वर्क करता है, किसमें, एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एड्स इन पेंटोज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके अंदर क्या करता है, ये एज ए कोएंजाइम वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोफ्लेविन, जो किससे है, ईस्ट है, लीवर मिल्क है, चीज़ है, लीफी वेजिटेबल्स है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के अंदर भी मिलता है। इससे डिजीज़ कौन सी होती है, आई इन्फ्लामेशन है, लिप सोर्स है, जिसको चिलोसिस भी बोल देते हैं, लिप सोर्स चिलोसिस, मुख के किनारे फटना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेंटोथेनिक एसिड, ये ध्यान रखना यहाँ पे, पेंटोथेनिक एसिड और नियासिन के अंदर अभी भी कंट्रोवर्सी है। कुछ साइंटिस्ट जो है वो नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड को B5 मानती हैं और कुछ जो हैं वो पेंटोथेनिक एसिड को मानती हैं। यहाँ पे हमने पेंटोथेनिक एसिड को B3 रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये B3 ही है, तो ये इसमें कंट्रोवर्सी है। आपको डायरेक्ट पेंटोथेनिक एसिड और नियासिन से जब भी क्वेश्चन आएगा तो कभी भी B3 या B5 नहीं लिखा हुआ होगा, ये ध्यान रखना। पेंटोथेनिक एसिड, इसके लिए सोर्स ईस्ट है, पीज है और लीवर है। अगर हम एंजाइम के वर्क की बात करें इस विटामिन की, तो वो किस में वर्क करता है, पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए इन सेल रेस्पिरेशन के अंदर। आपको ये याद रखने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ सोर्स, नेम और डिजीज़। तो इसमें अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शनिंग, एड्रिनल ग्लैंड मिलती है हमारे अंदर, उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो एबनॉर्मलिटी क्रॉस करता है उसके अंदर, या फिर बर्निंग फिट सिंड्रोम डिजीज़ भी हो जाती है इससे। उसके बाद हमारे पास है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 और सोर्स अगर बात करें तो मीट है, मिल्क, वीट, जम, लीवर और बनाना। ठीक है, उसके बाद वर्क क्या करता है ये, पार्ट ऑफ कोएंजाइम इन अमाइनो एसिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। डिजीज़ की अगर हम बात करें तो स्किन लीशन होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स भी कोज करता है। बेसिकली स्किन से रिलेटेड डर्मेटाइटिस जो डिजीज़ जो होती है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट है हमारे पास नियासिन, आपने देखा होगा नियासिन के अंदर देखो B5 भी नहीं लिखा हुआ,
तो ये ध्यान रखना, नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी बोल देते हैं इसको। सोर्स कैसा है इसका, ईस्ट है, व्हीट जर्म है, पीनट है, मीट है। वर्क क्या करता है, ये पार्ट ऑफ कोएंजाइम NAD और NADP के रूप में ये वर्क करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं ये। डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, प्लेगरा, नोट कर लेना, बहुत से कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, आपके एग्जाम के अंदर भी आ सकती है। प्लेगरा डिजीज जरूर याद रख लेना। 3D डिजीज भी बोल देते हैं, निकोटिनिक एसिड से होने वाली, D फॉर डर्मेटाइटिस, D फॉर डिमेंशिया, D फॉर डायरिया। उसके बाद नेक्स्ट है फोलेसिन, या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, फोलिक एसिड बोल देते हैं। B9 है ये, बायोटिन B7 है, ये ध्यान रखना। फोलेसिन सोर्स की अगर बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल है, बनाना है, ऑरेंज है। रोल किसके अंदर करता है, ये भी मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करता है, न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के। और डिजीज़ कौन सी कोज होती है, एनीमिया डिजीज़ कोज होती है। एनीमिया भी कई तरह के होता है, परनीशियस एनीमिया है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है हमारे पास, फोलिक एसिड से मेगेलोब्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटिन। हालांकि बायोटिन जो होता है वो इनफ होता है हमारी डाइट के अंदर। और सोर्स क्या है इसके, फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल है, मिल्क है, एग है, होल ग्रेन सेरेल्स है। पर्टिकुलरली वर्क क्या है इसका, कोएंजाइम की फॉर्म में, कोएंजाइम इन फैटी एसिड सिंथेसिस एंड चेंज ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसीटेट। और डिजीज कौन सी करता है, स्कैली एंड इची स्किन। बेसिकली हेयर फॉल जो होती है वो भी बायोटिन की डेफिशिएंसी से ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास B12, जिसको हम साइनोकोबैलेमिन बोलते हैं, एग से मिलता है ये। और पर्टिकुलरली फंक्शन क्या है, कोएंजाइम इन फैटी एसिड सिंथेसिस इन चेंज ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसीटेट, सिमिलर टू B7। और डिजीज़ कौन सी कोस करता है ये, सॉरी ये गलत लिखा गया, ये सेम रिपीट हो गया, गलत है यहाँ पे। साइनोकोबैलेमिन जो रोल प्ले करता है वो हाइड्रोजन एटम रीअरेंजमेंट का वर्क करता है। हालांकि आपको याद करने की नीड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट का वर्क करता है ये। और डिजीज़ कौन सी वर्क करता है ये, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। फोलिक एसिड वाला मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, B12 वाला परनीशियस एनीमिया है। ये हमारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। उसके बाद है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सिट्रस फ्रूट, टोमेटो पेपर से हमें ये मिलता है, कोलेजन फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करता है। और डिजीज़ आपको पता ही है इससे रिलेटेड, स्कर्वी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक HM के अंदर, RPSC HM के अंदर क्वेश्चन आया था कि ये किसको घाव भरने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, और कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, स्किन सेल के अंदर मिलता है। तो ध्यान रखना, घाव भरने के अंदर कौन सा विटामिन रोल प्ले करता है, विटामिन C। ये थे हमारे वाटर सोल्यूबल। उसके बाद आते हैं हमारे पास लिपिड सोल्यूबल। फर्स्ट वन विटामिन A, नेम एज यू नो रेटिनॉल। किससे मिलता है हमें, येलो वेजिटेबल्स है, बटर है, होल मिल्क है, कैरेट है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, विजुअल पिगमेंट का फॉर्मेंट बनाता है ये। और डिजीज़ कौन सी कोस करता है ये, नाइट ब्लाइंडनेस, आजकल नहीं आती है, ये ज़्यादा पूछते हैं, ज़ीरोप्थेल्मिया, ये डिजीज़ आजकल ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है D, कैल्सीफेरोल, जिसके बारे में आप जानते हो। सोर्स क्या है हमारे इसका, सनलाइट। और इसके अलावा फिश, लीवर ऑयल है, एग योक है, मिल्क है। और ये ध्यान रखना ज़रूर, इन्होंने ये लाइन सही लिखी हुई है कि ऐसा नहीं है कि सनलाइट से आपको विटामिन D मिलता है, विटामिन D आपको अपनी डाइट से मिल रहा है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने का काम जो किया जाता है वो UV लाइट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और फंक्शन क्या है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए और फॉस्फोरस बाय इंटेस्टाइन एंड देयर रिटेंशन इन बॉडी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डाइट लेते हो रात के टाइम में या दिन के टाइम में, जो भी आप डाइट लेते हो, तो विटामिन D कैल्शियम फॉस्फोरस को एब्जॉर्व करने के अंदर हेल्प करता है। और मान लो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ कोज होती है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स के अंदर। बोन से रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं वो इससे हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्व नहीं होगा तो फिर
क्या होगी, जो हमारी बोन्स वगैरह हैं वो वीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ई, टोकोफेरोल, जो किससे मिलता है हमें, लीफी वेजिटेबल्स है, होल सेरल ग्रेन्स है, वेजिटेबल ऑयल है। फंक्शन क्या है इसका, एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है, और अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास विटामिन के, नाउन एज फाइलोक्विनोन, कहाँ से मिलता है, लीफी वेजिटेबल है, सोयाबीन ऑयल है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है। फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। और अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नॉर्मल बात है कि ब्लड क्लॉटिंग वाला फैक्टर अफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे दो टॉपिक, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड, एंजाइम्स एंड विटामिन्स। जितना भी आपको कराया गया है आप सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दें, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी अथाह है, इतना अगर पढ़ने जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। कम करो लेकिन उतना करो जितना परफेक्ट हो। हम आपको उतना ही करवाएंगे जितना आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, और वही आपको टू द पॉइंट पेपर के अंदर मिलेगा। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आगे ऐसी क्लास कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड ही कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ कुछ यूज़। ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाना है हमने, कौन सा बॉन्ड किसके अंदर मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी शुगर की जो होती है उनके अंदर कौन सा बॉन्ड मिलता है, कौन सी शुगर हमें कहाँ मिलती है, उसका पर्टिकुलर यूज़ क्या है। ओके, थैंक यू।